दोस्तों इस नाजुक मार्केट में, इस पेसिमिस्ट मार्केट में जहां पर एक डर का माहौल है एंड अगर हम देखें निफ्टी 50 को छोड़ के, सेंसेक्स को छोड़ के, जो बाकी सारी कंपनीज है वो लोअर लोज बना रही है एंड हमारे इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। बट इस नाजुक मार्केट में भी एक सेक्टर ऐसा है जिस सेक्टर के सारे स्टॉक्स रॉकेट बने हुए हैं एंड आई फील फिलहाल इस फेज ऑफ मार्केट में FIIs, DIIs और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा अगर कोई एक सेक्टर में जा रहा है तो वो यही सेक्टर हो जाता है। आप खुद ही देख लो, आपकी स्क्रीन पे कुछ कंपनीज के स्टॉक चार्ट्स आपको मैं दिखा रहा हूं और ये चार्ट्स पिछले 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन के। द फर्स्ट कंपनी 6 महीने में 90% का ग्रोथ। द सेकंड चार्ट 331 रुपीज से कंपनी का स्टॉक प्राइस हो गया 900 रुपीज इन जस्ट 6 मंथ्स एंड इस कंपनी में तो प्रमोटर बाइंग भी हो रही है ये ऊपर के लेवल पे। ये रहा तीसरा चार्ट और ये रहा चौथा चार्ट। एंड अभी हम सस्पेंस खत्म कर ही लेते एंड जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं इस सेक्टर का नाम हो जाता है मेटल एंड माइनिंग सेक्टर। अब आप में से काफी लोग मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आके गालियां दोगे कि अब क्या फायदा, अब तो 6 महीने में सेक्टर भाग गया, अब आके क्यों बता रहे हैं। बट सुनो, सबर करो एंड कुछ कंपनीज के अगर हम ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करेंगे इस एपिसोड में 3 से 4 कंपनीज कवर करेंगे एंड इन कंपनीज के ग्रोथ ट्रिगर्स को देख के यू विल आल्सो फील कि यस अभी भी इस सेक्टर में दम बचा हुआ है। एंड शायद से इन्हीं ग्रोथ ट्रिगर्स की वजह से इतने अच्छे रनअप के बाद भी प्रमोटर्स जो कंपनीज को चला रहे वो प्रमोटर्स अपनी ही कंपनीज के शेयर्स ओपन मार्केट में से खरीद रहे। सो चलिए जानते हैं मेटल एंड माइनिंग सेक्टर के बारे में एंड ऑल्सो वी आर गोना डिस्कस सम ऑफ द कंपनीज जहां पर नेक्स्ट 3-4 साल में जो ग्रोथ ट्रिगर्स विजिबल है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ऑफ कोर्स फ्रॉम द स्मॉल कैप स्पेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट RBI के द्वारा लिया गया है 4 दिन पहले, विच इज दे आर गोना इन्फ्यूज अराउंड 2.9 लाख करोड़ ऑफ लिक्विडिटी बाय परचेसिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और ये अपडेट हमारे कम्युनिटी पोस्ट के साथ एंड ऑल्सो क्लोज्ड टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ भी मैंने शेयर किया था। एंड अगर आप समझ पा रहे हो इस अपडेट का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट एंड RBI मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है, इन अ वे इकोनॉमी में पैसों की सर्कुलेशन को बढ़ाना चाहता है। और इससे दो सेक्टर जिसको अगर सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इज फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट सेक्टर। और इसी सेक्टर को इस संडे सुबह 11 बजे हम स्मॉल कैप मास्टरी क्लब में डीप डाइव करने वाले, जानने वाले कि क्या अफेक्ट होगा इस 2.9 लाख करोड़ के लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का बाय RBI इन द इंडियन इकोनॉमी। सिंपल भाषा में समझेंगे कि कैसे ये सारी चीजें काम करती है एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट इस पर्टिकुलर अपडेट से बेनिफिट कर सकता है एंड ऑल्सो कौन कौन सी कंपनीज है जो फिलहाल बीइंग ऑनेस्ट थ्रो अवे प्राइस पे फिलहाल ट्रेड कर रही है। उन सारी कंपनीज को ऑफ कोर्स फ्रॉम द स्मॉल कैप स्पेस हम इन सारी कंपनीज को डीपली एनालाइज करेंगे एंड जानेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल एंड बहुत ज्यादा लर्निंग आपको मिलने वाली है इस सिंगल क्लास से। सो मेक श्योर टू अटेंड दिस लाइव सेशन ऑन दिस संडे सुबह 11 बजे बाय जॉइनिंग स्मॉल कैप मास्टरी क्लब। कूपन कोड आप यूज कर सकते हो RBI20। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एपिसोड जहां पर हम मेटल एंड माइनिंग सेक्टर को डीप डाइव करने वाले हैं। एंड द फर्स्ट थिंग, द कोर मेंटल मॉडल इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन मेटल एंड माइनिंग सेक्टर इज दैट आपको दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। द फर्स्ट वन इज कैपेसिटी एक्सपांशन एंड द सेकंड वन इज राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें अगर मिल जाती है सो इवेंचुअली कंपनीज की अर्निंग्स में आपको अपसाइड देखने मिलेगा, EBITDA में इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा एंड मेजरली जो फिक्स्ड कॉस्ट रहता है इन सारी कंपनीज का वो फिक्स्ड रहता है एंड सेम रहता है। इवन दो कैपेसिटी एक्सपांशन होता है एंड अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहने की वजह से ऑपरेटिंग लिवरेज काफी ज्यादा देखने मिलता है मेटल एंड माइनिंग सेक्टर्स की कंपनीज में। एंड दैट इज द रीजन अगर थोड़ा सा भी कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज देखने मिला तो वो मैसिवली EBITDA मार्जिन्स को बढ़ा सकता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट कर सकता है। बट एक चीज पे आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा अगर आप मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो वो ये है कि ये सेक्टर साइकिल्स में चलता है, कभी कभी काफी ज्यादा वॉलेटाइल भी हो जाता है बिकॉज देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स जो परफेक्टली अगर अलाइंड होते सो दिस सेक्टर कैन ग्रो मल्टीफोल्ड इन जस्ट नेक्स्ट 3 to 4 years। बट अगर नहीं होता है तो ड्रास्टिकली इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस गिर भी सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एज इन्वेस्टर इन मेटल एंड माइनिंग सेक्टर। द सेकंड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मेटल एंड माइनिंग सेक्टर को ग्रो करना है वो ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना आप कहीं भी माइनिंग नहीं कर सकते एंड दैट इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इन अ वे गवर्नमेंट का भी इंसेंटिव है यहाँ पे, क्योंकि अगर देश में माइनिंग के थ्रू रेयर अर्थ मिनरल एंड मेटल्स निकाले जाते हैं तो वो देश के एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं। देश के अंदर जो सारी चीजें चाहिए उसमें जो रॉ मटेरियल्स चाहिए रहता है वो देश से ही प्रोक्योर हो जाते हैं एंड इन अ वे इकोनॉमी को बूस्ट करने में, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में एंड फॉरेक्स अर्निंग को बढ़ाने में मेटल एंड माइनिंग सेक्टर काफी हद तक कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट टू थिंग्स जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है विच इज कमोडिटी प्राइसेस। जिस कमोडिटी में वो मेटल एंड माइनिंग कंपनी काम कर रही है वो कमोडिटी के प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्या वो अप साइकिल में है या फिर डाउन साइकिल में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट
इंक्रीज्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम GPIL की बात करें तो GPIL आयरन और निकालता है, एंड आयरन और का मेजर यूज केस है स्टील बेलेट्स बनाने में, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। सो इवेंचुअली आयरन और निकाल के GPIL स्टील बेलेट बना के बेचता है। सो दिस इज नथिंग बट द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कि आयरन और मिला मेटल इन माइनिंग से, एंड माइनिंग करके जो आयरन और मिला उसको प्रोसेस करके उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके स्टील बेलेट बनाए एंड वो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में बेचा। सो दिस इज नथिंग बट द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। एंड यहाँ पर जो कंपनीज आप देख रहे हो मेटल इन माइनिंग सेक्टर में, वो कौन से प्रोडक्ट में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, कौन सा फाइनल प्रोडक्ट बना रही है, एंड उस फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस भी किस तरह से मार्केट में ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली इट विल हेल्प यू गेन एबिटा मार्जिन इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। एंड यहाँ पर काफी सारे पास्ट के एग्जांपल्स हो जाते हैं, जो हमने फ्रेमवर्क्स डिसाइड किए, जो हमने फ्रेमवर्क डिस्कस किए, उससे पास्ट में बेनिफिट हुए, जैसे कि GPIL, जयसवाल नेको, आशापुरा माइनकेम एंड अदर नीश माइनिंग लेड बिजनेसेस हो जाते हैं। एंड आज के एपिसोड में हम 3 स्मॉल कैप मेटल एंड माइनिंग सेक्टर से जो कंपनीज इंटरेस्टिंग लग रही है वो हम डिस्कस करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज आशापुरा माइनकेम्स। सो यहाँ पर हमने आशापुरा माइनकेम्स का चार्ट ओपन किया है। इन लास्ट 1 ईयर कंपनी के स्टॉक प्राइस में 277% की अपमूव हमने देखने मिली। नाउ इस अपमूव के बावजूद रिसेंटली कंपनी के प्रमोटर्स ओपन मार्केट से कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं। सो देयर शुड बी सम ग्रोथ ट्रिगर्स इन दिस पर्टिकुलर कंपनी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years एटलीस्ट, जिसकी वजह से इस एलिवेटेड प्राइस में भी, जहां पर कंपनी का स्टॉक प्राइस भाग गया है, फिर भी प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स उठा रहे हैं। एंड क्या वो पॉसिबल ट्रिगर्स हो सकते हैं आशापुरा माइनकेम्स में, वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। रिसेंटली कंपनी का जो बेस बिजनेस है वो हो जाता है बेंटोनाइट एंड अलाइड इंडस्ट्री मटेरियल्स का। नाउ यू माइट बी क्वेश्चनिंग दैट ये बेंटोनाइट क्या है एंड ये अलाइड प्रोडक्ट्स कहां यूज होते हैं। सो सिंपली AI को मैंने पूछा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। सो इफ यू सी, बेंटोनाइट का मेजर यूज केस है ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग में, कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग में, कैट लिटर में, एग्रीकल्चर एंड सॉइल इंप्रूवमेंट में, कॉस्मेटिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, फूड एंड बेवरेजेस में भी ये प्रोडक्ट यूज होता है, एंड फाउंड्री एंड आयरन कास्टिंग में भी ये प्रोडक्ट यूज होता है। नाउ कैसे पाया जाता है? माइनिंग से ही पाया जाता है। सो दिस इज द मेजर यूज केस, द फर्स्ट जो बेस प्रोडक्ट हो जाता है, जहां से आई थिंक 48% ऑफ रेवेन्यू आता है कंपनी का, विच इज बेंटोनाइट। पर इन 2017 एंड 18 कंपनी ने गिनी, जो वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री हो जाती है, वहां पर एक एसेट बाय किया, जहां से कंपनी को बॉक्साइट माइन करने की परमिशन मिले, बॉक्साइट निकालने की परमिशन मिली। बट द प्रॉब्लम विद दैट साइट इज दैट वो वेस्ट अफ्रीका में जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एसेट तो दे दिया, वहां से माइन करने की परमिशन तो दे दी, बट वो जगह एक आइसोलेटेड जगह थी, एंड वहां से आप उस बॉक्साइट को माइन करके सेल नहीं कर सकते, कहीं पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ बाइंग दैट एसेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आशापुरा माइनकेम ने वहां पे लिटरली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया उस बॉक्साइट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। रोड्स बनाए, हाईवेज बनाए, एंड ऑल्सो लिटरली पोर्ट डेवलप किया इस कंपनी ने, क्योंकि वहां से वो माइन से जो बॉक्साइट निकल रहा है उसको बाहर बेच सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। एंड इस इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट पे एक बहुत बड़ा हिट आया, एक बहुत बड़ा एक्सपेंस आया, जो अप्रॉक्सिमेटली 1200 करोड़ का एक्सपेंस है। एंड ये हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देख सकते हैं, जहां पर कंपनी के मार्जिन 15-14% के आसपास थे, वो गिर के हो गए 2017 के बाद 5%, 1%, -1% एंड -14% के आसपास का हिट कंपनी के बैलेंस शीट पे एंड कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हुआ, बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एंड दिस न्यू एसेट विच दे हैव बॉट। बट नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2015, व्हाट इज द सिनेरियो ओवर देयर? सो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज डन, एंड नाउ कंपनी बॉक्साइट इज ट्रांसपोर्टिंग एंड सेलिंग एज वेल। एंड फिलहाल 2025 में ये जो फेज है वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट फेज से कमर्शियल फेज की तरफ जाते हुए दिख रही है ये पर्टिकुलर कंपनी। एंड दिस इज इन अ वे आई कैन से फॉर आशापुरा माइनकेम्स एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, जहां से कंपनी की स्केल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पर अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो कंपनी ने FY25 में 3.2 मिलियन टन बॉक्साइट एक्सपोर्ट किया, एंड इन फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 कंपनी ने 3.3 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हो गया ऑलरेडी। एंड कंपनी इस एक्सपोर्ट से, इस सेलिंग से, जो बॉक्साइट को सेल करके एबिटा पर टन कमा रही है, वो अप्रोक्सीमेटली $8 से $9 के आसपास कमा रही है। एंड यहाँ पर इफ यू सी इन द क्वार्टरली बेसिस, कंपनी 26%, 90% एंड 58% की ग्रोथ दिखा रही है। एट द सेम टाइम कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रो हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट भी काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। एंड दिस कैन कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, बिकॉज नाउ फिक्स्ड एसेट्स आर बिल्ट, पोर्ट, माइनिंग साइट, रोड्स सब बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो चुका है, एंड नाउ यूटिलाइजेशन इज द ओनली थिंग विच मैटर्स इन द फ्यूचर। अगर हम कंजर्वेटिवली इस कंपनी का वैल्यूएशन निकाले, सो वॉल्यूम कैन स्केल अप टू 12 मिलियन टन्स पर एनम
ये कंपनी का गाइडेंस है। एंड अगर एबिटा पर टन हम कंजर्वेटिवली $9 पर एबिटा पर टन अगर कंपनी जनरेट करती है, तो कंपनी के गिनी ऑपरेशन एंड ऑल्सो बेंटोनाइट बिजनेस मॉडल दोनों को कंबाइन करके कंपनी का एबिटा इन FY28 अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ के आसपास हो सकता है। एंड इससे अगर हम EV बाय एबिटा मल्टीपल दे 6.3 टाइम्स के आसपास, सो कंपनी का एबिटा अप्रोक्सीमेटली 1300 करोड़ के आसपास हो सकता है इन द फाइनेंशियल ईयर FY28। एंड इससे अगर हम 9 to 10 टाइम्स का EV बाय एबिटा मल्टीपल दे, तो कंपनी का मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। एंड यहाँ पर हमने काफी ज्यादा कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लिए, सेविंग्स जो होती है ऑपरेशनल एक्टिविटीज बढ़ने से वो भी हमने काउंट नहीं किए, एंड काफी सारी चीजें हमने नहीं दिखी। सो मे बी ये नंबर्स इन्वेस्टर्स को सरप्राइज भी कर सकते हैं, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट कंपनी के प्रमोटर्स इस कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट कंपनी, रिस्क के बारे में भी हम जान लेते हैं। द मेजर रिस्क इज वहां की गवर्नमेंट अगर कोई एडवर्स डिसीजन लेती है फॉर गिनी प्लांट, तो ये सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है कंपनी के लिए। सेकेंडली, अगर वहां पे ऑपरेशंस को बढ़ा नहीं पाई कंपनी, तो दैट इज ऑल्सो अ मेजर रिस्क। साथ ही जो हमने मेंटल मॉडल डिस्कस किया, अगर कमोडिटी के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं एंड बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रिस्क फॉर दिस कंपनी। एंड साथ ही अगर वहां पे कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, बाढ़ आ जाती है, बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशंस नहीं बढ़ पाते, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रिस्क फॉर दिस कंपनी। क्योंकि अगर आप एज एन इन्वेस्टर सोचो, तो आप अगर मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन कमोडिटी। एंड जब आप कमोडिटी इन्वेस्टिंग करते हो, तो आप रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि जो मेटल एंड माइनिंग सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग सेक्टर है, बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ ये सेक्टर काम करता है। अगर अच्छा पीरियड आया तो 3-4 साल में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, बट अगर उसमें कुछ भी रुकावट आई, कुछ भी रिस्क प्ले आउट हुआ, तो वो सारे स्टॉक्स ड्रास्टिकली गिर भी सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, वेरी केयरफुल। मूविंग अहेड टू द सेकंड कंपनी विच इज जायसवाल नेको। एंड ये कंपनी को एनालाइज करते हुए मुझे मेरे एक पर्सनल इन्वेस्टिंग जर्नी की याद आई, विच वाज अबाउट USL, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। सो इफ यू सी इन द केस ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, अगर हम बोरोइंग में जाए बैलेंस शीट में, तो कंपनी के पास 8,300 करोड़ का डेट था। एंड यहाँ पर विजय माल्या जी ने स्कैम करके वो भाग गए। एंड यहाँ पर इस कंपनी को अक्वायर किया गया Diageo से, विच इज UK बेस्ड एक बहुत बड़ी, दुनिया की आई थिंक वन ऑफ द टॉप लिकर कंपनी हो जाती है। एंड यहाँ पर इस मैनेजमेंट ने फर्स्ट चीज क्या की, कंपनी ने अपने किचन को साफ करना स्टार्ट किया। इन सिंपल वर्ड्स, कंपनी ने अपने डेट को कम करना स्टार्ट किया। एंड इफ यू सी, बिकॉज ऑफ डेट फ्रॉम 2014 से लेकर 2020 तक कंपनी का डेट जो 8,300 करोड़ का था, वो रिड्यूस होकर अराउंड 2,570 करोड़ के आसपास हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जहां पर कंपनी का डेट रिड्यूस हुआ, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने लगा। सो इफ यू सी इन 2014 कंपनी के इंटरेस्ट कॉस्ट है अराउंड 1323 करोड़ के आसपास, जो कम होकर इन मार्च 2020 अराउंड 88 करोड़ के आसपास पहुंच गए। एंड दिस इवेंचुअली इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। एट द सेम टाइम इन द ईयर ऑफ 2020 कंपनी ने एक पावट किया, जहां पर कंपनी सस्ते दारू को छोड़ के महंगे दारू में स्विच हो गई, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ने लगे। एंड बाय द वे, यूनाइटेड स्पिरिट्स के केस में इफ यू सी, जब से कंपनी एक्वायर हुई Diageo से, तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस कहीं नहीं गया था, बिकॉज कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था। बट जैसे ही इन्वेस्टर्स को कंपनी में इंप्रूवमेंट देखना मिला, एंड जैसे ही कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ने लगे, एंड ऑल्सो कंपनी का प्रोडक्ट्स में चेंज होते लगा, वैसे ही कंपनी का स्टॉक प्राइस किस तरह से एप्रिशिएट हुआ है, दैट यू कैन सी इन द पास्ट। एंड क्यों मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स की याद आ गई आफ्टर लुकिंग एट द जायसवाल नेको, क्योंकि इस कंपनी भी एक तरह से यही तरह का सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है, जहां पर इस कंपनी ने भी अपने डेट को कम किया। इफ वी गो ऑन द बोरोइंग, सो बोरोइंग में अगर हम देखें, तो कंपनी के ऊपर अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है। बट रिसेंटली कंपनी का फोकस है कंपनी के कर्जे को कम करने में। एंड दैट्स द रीजन इफ यू सी फ्रॉम मार्च 2020 टू सितंबर 2025 कंपनी का जो कर्जा है वो अराउंड 3,800 करोड़ से कम होकर अराउंड 2,300 करोड़ के आसपास हो गया, जिससे इवेंचुअली क्या हो रहा है, कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहा है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बहुत बड़ा हिट नहीं आ रहा। जो हम देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, अगर हम इंटरेस्ट कॉस्ट देखें, तो कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट अराउंड 817 करोड़ से कम होकर अप्रोक्सीमेटली 417 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इन ट्रेलिंग 12 मंथ इट इज अप्रोक्सीमेटली 505 करोड़। एंड मूविंग फॉरवर्ड, कंपनी का गाइडेंस ये है कि कंपनी इस कर्जे को और ज्यादा कम करना चाहती है, जिससे ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो गोइंग फॉरवर्ड और ज्यादा कम हो सकता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, व्हाट कंपनी डिड इज दैट कंपनी ने वन ऑफ द फैसिलिटी में जो फर्नेस है कंपनी का, उसको रिवैम्प किया, जिससे पहले जो कंपनी 1800 टन पर डे का कैपेसिटी निकाल रही थी उस फर्नेस से, वो बढ़ के अराउंड 2,400 टन पर डे का कैपेसिटी हो गया, जिससे कंपनी की एक तरह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी एंड कंपनी की कैपेसिटी एक्सपांड हुई। बाय द वे, कंपनी करती क्या है, कंपनी के काफी सारे माइनिंग साइट्स है, जहां से कंपनी आयरन ओर को निकालती है एंड उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके पैलेट्स, स्पॉन्ज आयरन्स, पिग आयरन्स, बिलेट्स, अलॉय स्टील बार्स एंड अलॉय स्टील वायर रोड्स बनाती है, एंड डायरेक्टली ऑटो OEMs
उसको सेल कर। सो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल जीपीआईएल की तरह हो जाता है, जहां पर आयरन और निकालती है, जो फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके स्टील बनता है वो ऑटो ओईएम्स को सेल करती है। एंड यहाँ पर आप कंपनी के कुछ प्रोडक्ट देख सकते हो, जैसे कि कास्ट आयरन पाइप्स, पाइप फिटिंग्स, मैन हॉल कवर, ग्रेटिंग्स एंड ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एंड यहाँ पर एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर कंपनी विच इज वेरी इजी, जहां पर कंपनी ने 60% से अपने डेट को रिड्यूस किया है, जिससे कंपनी का अप्रॉक्सिमेटली 250 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट आने वाले सालों में बच सकता है। साथ ही कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, जो ब्लास्ट फर्नेस है उसको रिवैम्प करके कंपनी अपने टन पर डे की कैपेसिटी बढ़ा रही है, जिससे लेट्स अज्यूम दैट कंपनी की टॉप लाइन 10% से बढ़ती है। सो FY25 की सेल्स को आप 10% से बढ़ा लो फॉर नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, एंड साथ ही कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट कम कर दो, तो कंपनी का आपको एक तरह से EBITDA एंड ऑल्सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। एंड उसमें से अगर आप 25% का टैक्स निकाल देते हो तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, जब मैंने कैलकुलेट किया, मैंने 20 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल दिया इस पर्टिकुलर कंपनी को, जो मार्केट अभी फिलहाल ये कंपनी को दे रहा है। जो मेरा वैल्यूएशन निकल के आया था फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, 2 साल आगे का वैल्यूएशन, वो अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ के आसपास था। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप हो जाता है 7,800 करोड़ के आसपास। वन मोर कंपनी विच इज लुकिंग इंटरेस्टिंग टू मी इन द मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, जो हो जाती है इंफा, एंड इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे हमारे स्मॉल कैप मास्टरी क्लब में। आई थिंक दिस सैटरडे मे बी आई कैन पोस्ट दिस पर्टिकुलर कंपनी ऑन आवर स्मॉल कैप मास्टरी क्लब, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड ऑल्सो आई एम गोना अपडेट द वॉच लिस्ट एज वेल दिस संडे, जहां पर काफी सारे नए कंपनीज के आइडियाज मैं आप सबके साथ उस वॉच लिस्ट शीट के थ्रू डिस्कस करने वाला हूं, सो दैट ऑल्सो इज गेटिंग अपडेटेड ऑन स्मॉल कैप मास्टरी क्लब। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, जॉइन द स्मॉल कैप मास्टरी क्लब बाय यूजिंग RBI20, ये कूपन कोड, बिकॉज RBI लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रही है, जो इन अ वे इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट हो सकता है। सो मेक श्योर टू यूज RBI20 टू गेट 20% डिस्काउंट ऑन द स्मॉल कैप मास्टरी क्लब, एंड आई विल सी यू इन द लाइव सेशन जो इस सैटरडे इंफा के बारे में होने वाला है, जहां पर हम डीप डाइव करने वाले हैं इंफा इस कंपनी के अंदर। एंड ऑल्सो ऑन संडे हम फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सेक्टर एंड ऑल्सो कैपिटल मार्केट सेक्टर के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं। एंड जो RBI का ये अपडेट है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है RBI, उससे कौन कौन सी कंपनीज बेनिफिट कर सकती है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई विल सी यू दिस सैटरडे एंड संडे। ऑन दैट नोट दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपके माइंड में कोई इंटरेस्टिंग आइडिया है मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में। जय हिंद।